आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने घर में। स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर का, जो कि बेसिक्स से रिलेटेड है, वो है सेंटेंस एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये सोचकर कि ये बेसिक टॉपिक है, प्लीज इसको स्किप ना करें, क्योंकि मेरे पूरे करियर में ज्यादातर स्टूडेंट्स वही मेरे सामने आते हैं जो बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है ये सब चीजें हम पढ़ते आए हैं, हमें नहीं समझना व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ दे वर्क इन अ सेंटेंस, और वहीं हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप सोच तो रहे हो एक बिल्डिंग खड़ी करने की, और जब तक उसकी नींव ही मजबूत नहीं है तो कैसे वो बिल्डिंग खड़ी होगी। हम सोच तो रहे हैं कि कमांड हासिल कर ले हम एक लैंग्वेज पर, और उसके बेसिक्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो हो सकता है कि हम एक बिल्डिंग खड़ी कर भी ले, लेकिन वो मजबूती नहीं रहेगी वहां पर। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन भी है कि इससे पहले भी जो हमने बेसिक टॉपिक्स डिस्कस किए हैं पिछले सेशंस में, जो कि था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नाउन्स, फ्रेजेस, नाउन क्लॉजेस, फ्रेजेस क्लॉजेस होते क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस, हाउ दे वर्क, उनको एक बार देख लें, ताकि आपको ये पता लग पाए कि जब आप सेंटेंस बनाते हो तो वो सारी चीजें कैसे काम करती है एक सेंटेंस में। क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग। एक सेंटेंस आपका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके एलिमेंट्स 5 ही होते हैं। और एक सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या है, वो बना कैसे है, वो सारी चीजें हमें कौन बताता है? सेंटेंस के एलिमेंट्स। हमें पता तो होना चाहिए ना कि जिस सेंटेंस को हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो किस किस से मिलकर बन रहा है, उसमें क्या क्या है एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, सेंटेंस एलिमेंट्स को पढ़ने से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव होता है। तो सेंटेंस एलिमेंट का जो यूज है हमारी लैंग्वेज में, उससे हमें 3 बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट तो है, यू आर एबल टू क्रिएट वैरायटी इन योर स्पीच और इन योर राइटिंग। अगर आपको ये पता लग जाता है कि फ्रेजेस क्लॉजेस कैसे काम करते हैं, तो you should not stick to a single type of sentence. It becomes monotonous, है ना? तो अगर आपको यूज करना आ जाता है इन चीजों को, तो you are able to make new and beautiful sentences by applying noun clauses, adjective clauses in your sentences. Second जो benefit होता है वो क्या होता है? You can correct and improve your sentence structure. अब जब हमें मालूम चल गया है कि क्लॉज कैसे काम करता है, फ्रेज कैसे काम करता है, तो ऑब्वियसली वी कैन करेक्ट आवर सेंटेंसेस, वी कैन इम्प्रूव आवर सेंटेंस क्वालिटी, है ना? वो चीज हो पाएगी। एंड इफ यू हैव इम्प्रूव्ड योर क्वालिटी ऑफ योर सेंटेंस, देन थर्ड बेनिफिट जो आता है वो आता है, इट कैन इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जब हम सेंटेंस बनाना सीख गए हैं, तो ऑब्वियसली जब आप किसी कंटेंट को पढ़ोगे तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पैराग्राफ वांट्स टू से, व्हाट दैट पैराग्राफ वांट्स टू एक्सप्लेन टू यू। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम नहीं लगेगा फिर वो पैराग्राफ आपका ज्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप लैंग्वेज कैसे काम कर रही है। यू बिकम फ्रेंडली विद योर लैंग्वेज, धीरे धीरे दोस्ती होने लग जाती है उसकी आपसे। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। आप महसूस करोगे शुरू के 5, 7, 10 जो सेशंस हैं, इनको पढ़ने के बाद अच्छे से, कि आपको ये लगेगा कि एक बेसिक तैयार हो गया है आपका। फिर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस करेक्टली बनाना स्टार्ट करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक बहुत अच्छे कंटेंट को भी इजीली हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा हमारा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस एलिमेंट, जिसका फर्स्ट एलिमेंट है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को पहचानना थोड़ा सा इजी होता है। रीजन, क्योंकि सब्जेक्ट की पोजीशन यूजुअली सेंटेंस के बिगिनिंग में होती है, स्टार्टिंग में होती है। तो यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला। किसी भी सेंटेंस में जो आपका एक्शन है, जो काम किया जा रहा है सेंटेंस में, उसको करने वाला कौन है, वो उस सेंटेंस में उस एक्शन का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं, क्योंकि एज आई हैव सेड कि ये बेसिक की क्लास है। तो जॉन सैंग अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस में मैं ये पहचानूं वर्ब क्या है। वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? हमारी सैंग, है ना? तो अगर हम पूछे हु सैंग अ सॉन्ग, भाई इस एक्शन को करने वाला कौन है सेंटेंस में, तो मेरे पास एक जवाब निकल कर आता है जॉन। जॉन है एक्शन को करने वाला, तो इसका डूअर कौन हो गया? जॉन। तो जॉन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ठीक है, दूसरा देखिए, who or which something is said or written about. Who or which, who or which means who तो मैंने यहाँ लिखा है ताकि it can denote a person, और which मैंने लिखा है for a thing। तो एक person या thing, something is said or written about, जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाता है,
वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक थिंग भी हो सकती है, क्योंकि बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारे सारे सेंटेंसेस में एक्शन हो ही हो। मैं इस चीज को भी आगे आने वाले जब ये हम वी पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स वर्ब, तो हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की वर्ब्स होती है। कुछ वर्ब्स एक्शन डिनोट करती हैं, कुछ स्टेट डिनोट करती हैं, कुछ पोजीशन डिनोट करती हैं। वी विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम। तो ऐसा पर्सन और ऐसी थिंग भी जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ लिखा जा रहा है या कहा जा रहा है, जरूरी नहीं है वहां एक्शन हो, वो भी क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट ही कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हैं, जॉन इज अ सिंगर और मेरी हैज अ कार। आप ध्यान अगर दोगे ना इन दोनों ही सेंटेंसेस में, अगर मैं पूछूं कि एक्शन क्या हो रहा है, तो आप ये रिप्लाई मुझे करोगे कि मैम इन दोनों सेंटेंसेस में एक्शन है ही नहीं। आप देख सकते हो यहाँ जॉन कोई काम नहीं कर रहा और यहाँ मैरी के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में एक स्टेट है जॉन की, जो मैं वर्ब में आगे डिस्कस करने वाली हूँ, और मैरी का कार पर पोजेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों वर्ब्स हैं वो है इज और हैज, लेकिन एक्शन नहीं है। तो यहाँ हमारे ये सेंटेंस जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठ रहा है कि जिसके बारे में आप कुछ लिख रहे हो या कह रहे हो वो भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जॉन के बारे में। और यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हो? मैरी के बारे में, कि उसके पास एक कार है। तो यहाँ जॉन और मैरी दोनों क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, एक एक वर्ड है जो सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट होगा। बट बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक एक वर्ड ही सब्जेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी एक एक लाइन का सब्जेक्ट हमारे पास हो। ठीक है, जैसे देखो, द बुक ऑन एनिमल्स इज इंटरेस्टिंग। हमारा बच्चों जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है ना, वो होता है एसवी या एसवीओ। आगे पढ़ेंगे हम सारे, एक एक करके सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी इस सेशन में। तो जो सबसे छोटा सेंटेंस है वो तो है एसवी, और हो सकता है वहां ऑब्जेक्ट भी आ जाए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्ब जो है उससे तुरंत पहले का पूरा हिस्सा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एस और वी के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, वहां लिखा है। अब जब मैं इस सेंटेंस को देखती हूँ तो द बुक यहाँ पर नाउन है, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है, एनिमल्स यहाँ नाउन है, इज यहाँ वर्ब है। तो या तो मैं इसको ऐसे ही पहचानूं कि भाई इज जो है वो यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो रही है, तो मतलब इससे पहले का पूरा पोर्शन क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो क्या है? एस वी, और एस और वी के बीच में कोई सा भी एलिमेंट नहीं आता। इसलिए जहां से आपकी वर्ड स्टार्ट होती है ना, उससे पहले चाहे एक वर्ड हो या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो क्या कहलाना चाहिए? सब्जेक्ट कहलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो एक वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वर्ड कहाँ से शुरू हो रही है ये देखना है हमें। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है कि द बुक ऑन एनिमल्स। यहाँ ऑन का मतलब है अबाउट, कि जानवरों के ऊपर, जानवरों के बारे में जो ये बुक है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। द ओल्ड हिस्ट्री बुक ऑन द टेबल हैज नॉट बीन रेड फॉर ईयर्स। अब यहाँ ध्यान देते चलो, द ओल्ड हिस्ट्री बुक, यहाँ भी कोई वर्ब नहीं आई है, ऑन द टेबल कोई वर्ब नहीं है, वर्ब मेरी शुरू हो रही है हैज से, ये है वर्ब। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ तक का ये इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं, इट कैन बिकम अ सिंगल वर्ड और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैटर क्या करता है कि वो वर्ब से पहले होना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखिए जरा इसको, द ओल्ड हिस्ट्री बुक ऑन द टेबल। मेरा मेन सब्जेक्ट तो यहाँ अभी भी देखो बुक ही है, यहाँ पे भी बुक था, यहाँ पे भी बुक है, लेकिन इस बुक के बारे में मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है कि एक तो वो ओल्ड है और एक वो हिस्ट्री की है। एक और इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि वो कहाँ पर रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, तो एक ऐसी बुक जो पुरानी है, हिस्ट्री की बुक है और जो टेबल पर रखी है, उस बुक को फॉर इयर्स, काफी सालों से पढ़ा नहीं गया है। तो देखो ऐसा हो सकता है ना कि जब एक राइटर, जब या एक स्पीकर अपनी बात को अच्छे तरीके से सामने वाले को समझाना चाहता है, तो वो अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन तो देगा ना। कौन सी बुक? तो उसके पास तीन इंफॉर्मेशन थी कि वो पुरानी है, वो हिस्ट्री की बुक है और वो टेबल पर रखी है। तो वो पूरी की पूरी चीजें किसके साथ जुड़ गई हैं?
बुक के साथ जुड़ गई है ना। तो ये जो पूरा आपका द ओल्ड से लेकर और टेबल तक है वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे देखो, द ह्यूज ब्लैक डॉग एंड द ओल्ड cowardly milkman haven't got along for long। अब यहाँ देखिए हम, यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एंड द ओल्ड cowardly milkman, मेरी वर्ब शुरू हो रही है बच्चों यहाँ से, haven't, ये भी वर्ब। इसका फिर से सीधा सीधा मतलब क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक क्या ये पूरा सब्जेक्ट होगा, तो यस स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ मेरे दो मेन सब्जेक्ट्स देखो क्या क्या थे, मेरा पहला सब्जेक्ट तो है डॉग और दूसरा सब्जेक्ट है मिल्कमैन, दूध वाला। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी, जब मुझे मेरी बात पूरे तरीके से आप तक पहुंचानी है तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तो दूंगी ना। तो मेरे पास डॉग के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि वो ह्यूज है, काफी बड़ा है, ब्लैक कलर का है। ये दो इंफॉर्मेशन मैंने किसके साथ जोड़ दी है, डॉग के साथ। मेरे पास उस दूध वाले के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, दो, कि एक तो वो बूढ़ा है और कोवर्डली मतलब डरपोक है, कायर है। ठीक है, वो मेरे पास इंफॉर्मेशन है दूध वाले के बारे में। अब ये दोनों ही, इन दोनों के बारे में मैंने बात करी तो ये दोनों मिलकर यहाँ क्या बन गए हैं, सब्जेक्ट बन गए। लेकिन हमारी वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हैवेंट से, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी नीड थी कि मुझे मेरे सब्जेक्ट्स को पूरा करना था, कंप्लीट करना था। ठीक है, हैवेंट गॉट अलोंग फॉर लॉन्ग, यहाँ देखो स्टूडेंट्स एक फ्रेज आ रही है मेरे पास, गेट अलोंग, ये एक फ्रेजल वर्ब है। गेट अलोंग का मीनिंग क्या होता है, when two or more people get along, they like each other, they are friendly to each other, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। तो इस सेंटेंस में ये जो डॉग और ये जो दूध वाला है, मिल्कमैन है, इन दोनों ने काफी लंबे समय से एक दूसरे से बात नहीं की है, फ्रेंडली नहीं हुए, यहाँ इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए यहाँ मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिए हैं इस सेंटेंस के साथ। ये इतने सारे वर्ड्स जो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसके बाद मैंने लिखा इज माय कजिन, ये प्रेडिकेट है ना। तो अब इसका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, देखो आप, हम पढ़ चुके हैं पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। द गर्ल इज माय कजिन, यहाँ आप देखोगे तो हमारे पास एक सिंपल नाउन है जो कि एक सब्जेक्ट है कि ये लड़की मेरी कजिन है। बट इसी चीज को कोई और ज्यादा इंफॉर्मेशन गर्ल के साथ ऐड करना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं, द गर्ल इन ब्लू जीन्स, कौन सी गर्ल, ब्लू जीन्स इसने पहन रखी है ना। द गर्ल वियरिंग ब्लू जीन्स, ब्लू जीन्स पहने हुए जो लड़की है वो, द गर्ल हु इज वियरिंग ब्लू जीन्स। तो देखो आप इस चीज को कितनी वैरायटी दे सकते हो, हमने पढ़ा था ना बेनिफिट क्या है सेंटेंस एलिमेंट्स को जानने का, कि यू कैन क्रिएट योर सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज। तो ये वैरायटी आ गई, द गर्ल इज माय कजिन, द गर्ल इन ब्लू जीन्स इज माय कजिन, द गर्ल वियरिंग ब्लू जीन्स इज माय कजिन, और द गर्ल हु इज वियरिंग ब्लू जीन्स। तो ये दोनों तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए फ्रेज हो गए, यहाँ हु और इज सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहे हैं इसलिए ये क्लोज हो गया। ये भी हम अपने पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब्जेक्ट ही कहलाएंगे, क्योंकि हमारी वर्ब तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, यहाँ से, ये है इज, ये है वर्ब, इसलिए इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही कहलाएगा। इवन आप इस पूरे की जगह यहाँ पे शी भी बोल दोगे ना, शी इज माय कजिन, तो शी भी तो एक सब्जेक्ट है जो कि एक सिंपली एक प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका सब्जेक्ट। तो अपने माइंड से इस चीज को हटा दें कि सब्जेक्ट बहुत सिंपल होता है, कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड होता है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट जो है फ्रेजेस के साथ मिल जाता है, पार्टिसिपल्स के साथ मिल जाता है, क्लॉजेस आ जाते हैं, तो वो हम डे बाय डे जैसे जैसे आप बेसिक्स पढ़ते जाओगे इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट। ठीक है, हम आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है वर्ब। वर्ब एक बहुत ही वास्ट एरिया लिए हुए होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसके काफी सारे सेशंस वी आर गोइंग टू डू, तो उसको देख लेते हैं पहले। अ वर्ड व्हिच टेल्स अस अबाउट व्हाट समबडी और समथिंग डज, इज और हैज। इसको इस तरीके से लिखने का एक रीजन है, वो ये है कि ताकि आप समझ जाएं कि एक वर्ब क्या क्या काम करती है। देखो
A word which tells us about what somebody or something, मतलब आपका जो एक सब्जेक्ट है वो somebody भी हो सकता है और something भी हो सकता है, means person and thing both can be the subject of our sentence. तो एक person और एक thing क्या करता है, वो क्या है और उसके पास क्या है, मतलब एक वर्ड क्या क्या बताने का काम करती है हमें, एक्शन, कि एक पर्सन और एक थिंग क्या करता है वो तो हो गया एक्शन, वो क्या है वो है स्टेट, और उसके पास क्या है वो है स्टूडेंट्स सेंटेंस में पोजीशन, कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पोजीशन क्या शो हो रहा है उसपे, उसके पास क्या चीज है, ठीक है, ये तीन चीजें शो करती है। तो यहाँ मैंने तीन एग्जांपल्स लिखे हैं बहुत छोटे छोटे, ताकि हमें एक बार ये समझ में आ जाए कि एक्शन वर्ब क्या होती है और नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले तो एक बार देखो, ये जो तीन सेंटेंसेस है, शैली टीचर्स इंग्लिश, शैली इज अ टीचर, शैली हैज अ बिग हाउस, इन तीनों सेंटेंसेस में वो सेंटेंस कौन सा है जिसमें एक्शन दिख रहा है मुझे साफ साफ, तो वो एक्शन है, देखो ये रहा टीचर्स, ये टीच एक एक्शन है जो कि कौन कर रहा है, शैली कर रही है, ठीक है। तो यहाँ ये तो है हमारा, यहाँ तो हमने यूज की है बच्चों एक्शन वर्ब, ठीक है। और बाकी के जो दोनों सेंटेंसेस है कि शैली एक टीचर है और शैली के पास एक बहुत बड़ा घर है, इन दोनों में शैली कोई काम नहीं कर रही है, कोई एक्शन डिनोट नहीं होता दिख रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है, एक्शन नहीं है, इसलिए इन दोनों में हमने क्या यूज किया है, आप बोलोगे नॉन एक्शन वर्ब, ऐसे पहचानोगे इसको आप, ठीक है। तो इट मींस जो भी सेंटेंस है सबसे पहले तो उसमें ये आइडेंटिफाई करें कि हमने एक्शन वर्ब यूज किया है या नॉन एक्शन वर्ब यूज किया है। तो नॉन एक्शन वर्ब में भी देखो क्या क्या है, जब मैंने कहा शैली एक टीचर है तो शैली की स्टेट बताई है, यहाँ पर उसकी अवस्था बताई है, तो यहाँ इज जो है वो तो बता रहा है स्टेट, ठीक है। और शैली का उसके घर पर पोजीशन है, उसके पास क्या चीज है, बिलोंगिंग क्या है, तो आप बता रहे हो कि शैली के पास एक बड़ा घर है, तो यहाँ जो हैज है ना वो बता रहा है आपको पोजीशन, मतलब अधिकार। तो मतलब एक्शन वर्ब तो जो भी वर्ब होगी वही एक्शन शो करेगी, जैसे थिंक हो गया तो सोचना, गो, कम, सिट, है ना, इस तरीके से जो भी एक्शन है वही वर्ब होगी। लेकिन नॉन एक्शन वर्ब दो काम कर रही है, किसी सब्जेक्ट के बारे में स्टेट बता रही है और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पोजीशन बता रही है। तो स्टूडेंट्स स्टेट जो है वो तो काम करती है बी फॉर्म बताने का, बी फॉर्म ही काम करेगी किसी सब्जेक्ट की स्टेट बताने का कि वो पर्सन और थिंग किस स्टेट में है। तो बी फॉर्म जो होती है वो ये सारी होती है, इज है वर्ब प्रेजेंट के लिए, वाज वर्ब पास्ट के लिए, बी बीइंग बीइंग भी बी फॉर्म का ही हिस्सा होती है, ठीक है। पोजीशन मतलब अधिकार शो करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, हैज, हैव और हैड, जैसे डू यू हैव सम मनी, ठीक है, आई हैव अ कार, शी हैज लॉन्ग हेयर, ये सब क्या बता रहे हैं हमें, पोजीशन बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, ठीक है। मैंने इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि हम कैसे स्टेट बताएंगे और कैसे पोजीशन, उसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेके हैं। देखो अगर मैं कहूँ उसकी आंखें नीली हैं, तो दोनों तरीके से कोई भी इस सेंटेंस को बोल सकता है, शी हैज ब्लू आईज, यहाँ तो क्या है देखो हैज मतलब पोजीशन, यहाँ आपने बताया है पोजीशन, शी का उसकी ब्लू आईज पर कि उसकी आंखें नीली है, और हर आईज आर ब्लू ये उसकी आंखों की स्टेट है, यहाँ आर है, मैंने कहा था ना आर भी बी फॉर्म का एक हिस्सा है, तो यहाँ पे आर से हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक स्टेट है, ठीक है। The room has two windows, यहाँ मैंने क्या यूज किया है has, मतलब अगेन यहाँ पर ये क्या हो गया है possession, कि इस रूम में दो खिड़कियां है, दो विंडोज है। There are two windows in the room, सेम चीज को आपने किससे शो कर दिया, बी फॉर्म से, मतलब ये क्या है यहाँ पर स्टेट है, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना तरीका होगा सेंटेंस को लिखने का, बोलने का, तो इस तरीके से आप यूज करोगे नॉन एक्शन वर्ब को। तो एक वर्ब पे कितने फीचर्स होगा स्टूडेंट्स, एक वर्ब एक्शन बताएगी, स्टेट बताएगी और पोजीशन बताएगी। एक्शन वर्ब जो सेंटेंस में है वही एक्शन शो करेगी, स्टेट में आप बी फॉर्म का यूज करोगे टेंस के अकॉर्डिंग, और पोजीशन के लिए आप हैज, हैव और हैड का यूज करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बारे में आगे बात करते हैं।
स्टूडेंट्स, वर्ब के हमने रोल देख लिए कि वो 3 काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में, एक्शन, स्टेट और पोजीशन बताने का काम कर रहा है। लेकिन वर्ब के कुछ अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसको 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, और कैटेगरी वाइज पढ़ने से क्या होगा, हमें हर तरह का फंक्शन जो है वो वर्ब का समझ में आएगा कि वर्ब किस किस सेंटेंस में किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो उसके लिए मैंने 4 कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई है, और वो 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम कैसे पहचाने, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ दे फंक्शन इन अ सेंटेंस। सेकंड जो कैटेगरी है वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आप हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इन दोनों को हम कैसे पहचाने एंड हाउ दे फंक्शन इन अ सेंटेंस। थर्ड कैटेगरी इज फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब, ये क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। एंड फोर्थ इज एक्शन वर्ब वर्सेस लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिसको आप कई बुक्स में कॉपुलर वर्ब या कॉपुलर वर्ब्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम वन बाय वन इन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, एंड इट इज पॉसिबल कि रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2, क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा हमारा सेशन, हो सकता है हम पार्ट 1 में सारी कैटेगरीज ना डिस्कस कर पाए, ठीक है। स्टूडेंट्स, वन बाय वन अब हम इन कैटेगरीज को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे काम करती हैं। तो बच्चों, पहली कैटेगरी है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बहुत इजी है इनको समझना। हेल्पिंग वर्ब नाम से शो कर रहा है, ये हेल्प करते हैं, ये सारे वर्ब्स हेल्प करती हैं। बताओ किसकी, मेन वर्ब के मीनिंग को अच्छे से शो करने की हेल्प करती हैं मेन वर्ब के, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, They help the main verb to describe action। कहा था ना मैंने किसकी हेल्प करती है, मेन वर्ब की। काहे के लिए, to describe action, एक्शन को शो करने के लिए, जो कि मेन वर्ब शो करेगा एक्शन, so that ताकि the tense of the action is easily understood। देखो कोई भी एक्शन जो सेंटेंस में दिया गया है उसका टाइम बताने का काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब्स करेगी। आपको is, am, are, has, have, had, will, shall, do, does, did, इनसे पता लगेगा कि आपका जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसका टाइम पास्ट था, प्रेजेंट है या फ्यूचर होगा। तो क्या काम करती है हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं ताकि रीडर को ये पता लग पाए कि इस एक्शन के ऑकरेंस का टाइम एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है एक चीज को, अ हेल्पिंग वर्ब यूजुअली अकम्पनी अ मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आती है, मेन वर्ब के साथ, क्योंकि सोचो हेल्पिंग वर्ब वो हेल्प कर रही है किसी की, तो जब तक मेन वर्ब नहीं होगी हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं है। इट सिंपली मींस कि अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, अकेली नहीं आ सकती हेल्पिंग वर्ब कभी भी, उसके साथ एक मेन वर्ब होगी ही होगी जिसकी हेल्प करने का उसका काम है उस सेंटेंस में, ठीक है। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो है बहुत कॉमन है, देखो बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। बी फॉर्म हमने अभी भी डिस्कस की थी, इज, एम और वाज वर। हैव फॉर्म पोजीशन बताती है, हैज, हैव और हैड इसमें आती है। डू फॉर्म में है डू, डज और डिड। डू डज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स है और डिड पास्ट की है। टेंस पढ़ेंगे तब सब डिस्कस करेंगे। मॉडल्स, अच्छा मॉडल्स भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स में ही आती हैं। आप हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी भी कहते हो, आप हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हो, ठीक है। ऑक्सिलरी मींस भी हेल्पिंग होता है। तो सारे के सारे मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही काम करते हैं। तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे मॉडल्स हैं। और ये नीड, डेयर और यूज्ड टू, स्टूडेंट्स इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि समटाइम्स दे कैन वर्क एज अ मॉडल, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड दे कैन आल्सो वर्क एज अ मेन वर्ब, ठीक है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि कैसे वो हेल्पिंग वर्ब होती है और कहाँ वो मेन वर्ब होती है, ठीक है। क्योंकि देखो ये बेसिक का सेशन है इसलिए मैं ज्यादा डीप इसमें नहीं जा सकती, हम मॉडल्स में नहीं जा सकते अभी। मॉडल्स के लिए वी विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है, द मेन वर्ब प्रोवाइड्स द मेन सिमेंटिक कंटेंट ऑफ द क्लॉज। जो भी एक सेंटेंस है उसमें देखो हेल्पिंग वर्ब तो कभी भी मेन मीनिंग नहीं देगी ना। मेन मीनिंग तो कौन देगा, जो मेन वर्ब है वही देगा। हेल्पिंग वर्ब का काम तो सिर्फ
वजह से सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ी, वो एक्शन जो है वो तो मेन वर्ब ही शो करेगा ना। और वर्ब का हमने काम पढ़ लिया कि जब एक मेन वर्ब होगी वो आपका स्टेट भी बता सकती है, एक्शन भी बता सकती है और पोजेशन भी बता सकती है। ये चीज हमने अभी अभी पढ़ ली, तो चीजों को ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिया उसे भूल जाए, कनेक्ट करते चलो कि एक वर्ब का काम क्या होता है, स्टेट, एक्शन और पोजीशन तीनों चीजें बताने का, तो ये वो काम कर सकती है। ठीक है, तो अ मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। देखो हेल्पिंग वर्ब अकम्पनी करेगी मेन वर्ब को, तो वो अकेली नहीं आ सकती, लेकिन मेन वर्ब मेन कंटेंट बताएगा, मेन मीनिंग बताएगा सेंटेंस में, इसलिए इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेला आ सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत उसको ना भी पड़े। गो, कम, सिट, स्पीक, राइट, स्टैंड एंड गो ऑन, बहुत सारी हजारों वर्ब्स हैं जो एक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की कि हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ हैं और मेन वर्ब्स कहाँ पर है। ठीक है, सुजैन sang a song, बताओ इसमें एक कौन सी चीज हुई होगी जिसकी वजह से मुझे सेंटेंस को बनाने की जरूरत पड़ी होगी। भाई सुजैन ने गाना गाया तभी तो मुझे ये सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ी ना, तो उसने एक एक्शन किया बच्चों, एक एक्शन किया उसने, तभी तो हम कम्युनिकेशन के लिए हमें एक टॉपिक मिल पाया, एक सेंटेंस बनाने की वजह मिल पाई, तो वो एक्शन क्या था, sang। ये है आपकी वर्ब। ठीक है, अब ये मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। और इसको मैं हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं कह सकती, अगर मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब लिख दिया तो फिर मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आ सकती, तो इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, वर्ब ही एक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इस चीज को नोटिस करना, अगर आपके सेंटेंस में आपको एक ही वर्ब नजर आ रही है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगी, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो फिर उसके आगे एक मेन वर्ब का होना भी जरूरी है। क्योंकि यहाँ एक ही वर्ब नजर आ रही है मुझे, इसलिए इसको आप क्या नाम दोगे, मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन सुजैन was singing a song, अब मेन मीनिंग तो देखो कौन दे रहा है, sing, इसमें आपने ing ऐड कर दिया, ing लगा दिया, मतलब ये एक्शन कंटिन्यू होगा, लेकिन ये एक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यू होगा या कंटिन्यू था, इस चीज को शो करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब की। इसने इस सिंग की हेल्प की ये बताने में कि भाई ये गाना गाने का जो एक्शन था वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है या पास्ट में कंटिन्यू था। तो अगर यहाँ इज होता तो इस एक्शन की ऑकरेंस का टाइम क्या हो जाता, प्रेजेंट, लेकिन यहाँ वाज है, इट मींस ये जो एक्शन गोइंग ऑन था ये कब था, पास्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, सेंटेंस में जो एक्शन है उसकी ऑकरेंस का एग्जैक्ट टाइम बताना। ठीक है, शी कुड रन फास्ट, अगर मैं इस सेंटेंस में से कुड को हटा दूं तो शी रन फास्ट सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, या तो वहां होता शी रन्स फास्ट, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब में मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ कुड हटा दूं तो इट विल बी एन इनकरेक्ट सेंटेंस, या फिर ये होता शी रैन फास्ट कि वो तेज दौड़ी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती। लेकिन यहाँ कुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और रन यहाँ पर मेन वर्ब है, तो कुड यहाँ आके क्या बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है शी की। और बताओ प्रेजेंट में या पास्ट में, भाई अगर ये कैन होता तो वो कैपेसिटी किस में होती, प्रेजेंट में, बट कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की, इसलिए ये क्या शो कर रहा है कि ये कैपेसिटी हम पास्ट टेंस पे शो कर रहे हैं शी के दौड़ने की। ठीक है, अनन्या हैज अ स्टोरी बुक। अब देखो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, आप ध्यान से देखो, यहाँ मैं वर्ब को अंडरलाइन कर रही हूँ, वर्ब मेरे पास है हैज, यहाँ वर्ब है मेरे पास इज और यहाँ वर्ब है मेरे पास हैव। आप अच्छे से पढ़ लो इसको, आपको हैज के बाद कोई वर्ब नहीं दिखेगी, इज के बाद कोई वर्ब नहीं है, हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने अभी अभी आपको यहाँ एक बात कही थी कि अगर आपको सेंटेंस में एक ही वर्ब नजर आ रही है तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसको हेल्पिंग वर्ब नाम दे दिया तो अब हमें मेन वर्ब भी ढूंढनी पड़ेगी। तो क्योंकि अब मेरे पास एक एक ही वर्ब है तो आप इनको क्या नाम दोगे स्टूडेंट्स, मेन वर्ब ही नाम दोगे, क्योंकि यहाँ ये तो बता रहा है आपको पोजेशन, ये बता रहा है आपको स्टेट और ये भी बता रहा है आपको यहाँ पर पोजेशन। तो मतलब एक चीज निकल के हमारे सामने आती है कि एक मेन वर्ब क्या क्या काम करती है, स्टेट बताने का, एक्शन बताने का और पोजेशन बताने का। तो आप
ध्यान से देखो इधर, अगर इनमें से आपको बी फॉर्म, हैव फॉर्म, इनमें से आपको कोई भी वर्ब अलोन दिख जाए किसी सेंटेंस में बिना किसी मेन वर्ब के, तो इट मींस वो इज, एम, आर, वाज वर्ड जो है वो पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है जो या तो स्टेट बताएगी, और अगर हैज, हैव, हैड है बिना मेन वर्ब के तो क्या बताएगी, पोजीशन बताएगी। ठीक है, अकेली है तो मेन वर्ब है। अनन्या हैज अ स्टोरी बुक, अगर देखो बच्चों मैं यहाँ कर दूं अनन्या हैज रेड अ स्टोरी बुक, अगर हम यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर दें रेड, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये मेन वर्ब हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ से रेड को हटा दिया और सिर्फ हैज है, इट मींस यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये मेन वर्ब है जो कि पोजेशन शो कर रहा है कि अनन्या के पास एक स्टोरी बुक है। समझ में आया? स्टीव इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, स्टीव इज वेरी ऑनेस्ट। यहाँ इज अकेला है जो स्टीव का क्या बता रहा है यहाँ पे, स्टेट की, स्टीव की स्टेट क्या है कि वो काफी ईमानदार है। ठीक है, दे हैव अ टॉपिक टू राइट ऑन, उनके पास लिखने के लिए एक टॉपिक है, पोजेशन है, दे का पोजेशन है कि दे जो है उन लोगों के पास एक टॉपिक है लिखने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा हेल्पिंग वर्ड्स और मेन वर्ब्स कैसे काम करते हैं। बच्चों ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत छोटे छोटे मैंने एग्जाम्पल्स लिए ताकि आप एक बार ये समझ पाओ कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब इसके जो बाकी की कैटेगरीज हैं वो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना होगा जो कि काफी जल्दी हम अपलोड कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट कैटेगरीज हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।